14 से लेकर 19 तक में उनकी सरकार थी, पूर्ण बहुमत की सरकार, एक भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया। झारखंड में आपकी सरकार है, मतलब आप सहयोगी पार्टी हैं, निश्चित, वहां भी पेपर लीक हो रहा है। जब से मोदी जी की सरकार आई है, कंजर्वेशन के नाम पे उनके नेचुरल राइट्स पे आक्रमण हो जा रहा है। ये कारपोरेट लोगों की सरकार बन गई। पार्टी के अगर बात करें लीडरशिप से, तो मैं खुश नहीं हूँ। हमारे पास संख्या बल होने के बाद भी हमारा राज्यसभा का कैंडिडेट हार गया। ये हमारी नेतृत्व की कमी है। पार्टी हमारी आरएसएस से लड़ रही है, आपकी बेटी आरएसएस में जा रही है और आप चुप हैं, तो पार्टी को क्वेश्चन तो जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, दिल्ली में संसद का सत्र चल रहा है। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चला, उसका नतीजा निकला, लेकिन संसद अभी भी नहीं चल रही है। देश भर के सांसद अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों के मुद्दे लेकर दिल्ली पहुंचते हैं। उन्हें ये उम्मीद होती है कि संसद के सत्र में वो अपने इलाके की आवाज़ को उठा पाएंगे। इन सांसदों में कई आदिवासी सांसद भी शामिल हैं, जिनकी बात हम हमेशा करते हैं और जिनकी बात हम हमेशा आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और आपकी बात उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस सिलसिले में मेरे साथ सुखदेव भगत आज मौजूद हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं झारखंड से और लोकसभा के सांसद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आप सबों को जोहार आपके माध्यम से। जी, ये बताइए कि संसद का सत्र तो चल नहीं पा रहा है ना? जैन जी का प्रोटेस्ट भी ख़त्म हो गया, लेकिन दूसरे मुद्दे आ गए। कौन से ऐसे इश्यूज़ थे जो आप लेकर आए थे कि इस बार मैं ज़ोर शोर से उठाऊंगा अपने इलाके के या अपने राज्य के? और देखिए, मैं समझता हूँ जैन जी का प्रोटेस्ट खत्म हुआ, मुद्दा खत्म नहीं हुआ है। और आपने बात की सदन चल नहीं रहा है। मैं समझता हूँ कि सरकार स्वयं चलाना नहीं चाहती है, क्योंकि देखिए, प्रजातांत्रिक देश में जो संवैधानिक प्रावधान है, संवैधानिक चीज़ें हैं, फंडामेंटल राइट कह लें उसे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपनी बातों को रखना। और लगभग 2 साल पहले से राहुल गांधी जी जिन बातों को लेके, नीट का जो इतना पेपर लीक हुआ, स्टूडेंट्स के जो लगातार अपने भविष्य के प्रति वो चिंतित रहे, उन बातों को लेके एक कार्यक्रम हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, संसद मार्च की बातें हुई जंतर मंतर में। सरकार ने बहुत ही बर्बरतापूर्ण उन पर कार्रवाई की, हमारे बच्चियों पे, हमारे बच्चों पे, हमारे छात्रों पे। पिलेट्स गन से लेके जिस प्रकार बैरिकेडिंग की गई, जिस प्रकार डंडे चलाए गए, लाठियां भांजी गई, जो छोटी बच्चियां थीं उनके साथ जितना अभद्र अवान्य व्यवहार किया गया, विपक्ष और विशेषकर राहुल गांधी जी ने लगातार इन बातों को लेके कि कौन किसने ऑर्डर दिया, किसकी जिम्मेदारी बनती है। और अगर जो अब दिल्ली का एक्ट देख लें, जो आपस में जो चीज़ें हैं, उसके अंतर्गत दिल्ली के 2 चीज़ें मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। एक तो लॉ ऑर्डर और जो लैंड का, ये दोनों एक्सक्लूड किया गया और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिस्से में है, वो देखेगी, सारी चीज़ें करेंगी। और गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं। तो एक जिम्मेवारी होती है कि आप जिम्मेवारी लें और छात्रों के बीच एक संदेश दें, आपने जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की उसके लिए माफ़ी मांगे। और तो और धर्मेंद्र प्रधान जी जो त्यागपत्र दिए, उसमें एक होता ना कि आप त्यागपत्र दे रहे तो जैसे आपसे कोई गलती हो गई, आप शर्मिंदा होते हैं, उसमें ग्लानि का भाव होना चाहिए। लेकिन ग्लानि का भाव नहीं आया। जब वो सदन आए तो जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। ऐसा हो रहा है जैसे कि वो चांद पे जाके आए हुए हैं। तो गर्व का भाव था। तो बड़ा उफास उड़ने वाली बातें हुई। और तो और प्रधानमंत्री उस दिन से, जिस दिन से हमारे जंतर मंतर में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो सदन से गायब हुए, मतलब उधर चल रहा था, सदन से गायब हो गए। अमित शाह जी गायब हैं। तो क्या देश के जो सर्वोच्च लोकतंत्र का मंदिर है, उसमें वो शामिल नहीं हो रहे हैं? पार्टी का कार्यक्रम जैसे है, मंगल को पिछली बार वो दोनों नजर आए। तो क्या राजनीतिक मंच ज्यादा उनके लिए जरूरी है बनिस्बत देश के इश्यूज? ये हमारे मुद्दे हमारे हैं। अच्छा सुखदेव भगत जी, ये बताइए कि जैन जी का इतना बड़ा आंदोलन चला, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इसकी चर्चा हुई। हमारे देश के जो आदिवासी इलाके हैं, आप लोहरदगा से सांसद हैं, ट्राइबल डोमिनेटेड सीट है, आप जिस राज्य से आते हैं झारखंड, वहाँ पर भी आदिवासी बड़ी संख्या में हैं। क्या आदिवासी नौजवान भी
जैन जी के इस प्रोटेस्ट से रिलेट करता है, निश्चित उन निश्चित इश्यूज से रिलेट करता है जो आज संसद में आप लोगों की तरफ से उठाए जा रहे हैं? निश्चित रूप से मैं आपको बताऊं, कल राहुल गांधी जी ने जो 10 जनपद में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें जो हमारी बेटी थी झारखंड की, जिसपे गन पिलेट्स लगे हैं उसके ये पे, कल वो भी पीसी में थी। तो वहां हमारे सारे झारखंड से भी लोग आए थे, दिल्ली के लोग हैं, क्योंकि नीट परीक्षा जो है सारे स्टूडेंट्स के लिए है। और तो वो सारे लोग सफर उसके कर रहे हैं, राष्ट्रीय पैमाने पर सारे लोग सफर कर रहे हैं। तो ये मुद्दा तो किसी जाति तक नहीं था, एक वर्ग, ऐसा वर्ग है जो स्टूडेंट का वर्ग है, उनके लिए तो सारे लोग इससे प्रभावित है। इसलिए हमने कहा कि क्या आदिवासी, क्या नन आदिवासी, क्या ये एक वर्ग ऐसा था जो, और इवन इसमें माता पिता भी शामिल हो गए कि अपने बच्चों के लिए बहुत चिंतित थे, उनके भविष्य के लिए। करीब 7.5 करोड़ लोग इससे प्रभावित हमारे रहे हैं। मैं आपको बता दूं, कौन एग्जाम कंडक्ट करा रहा है? एनटीए कंडक्ट करा रहा है। एनटीए की संख्या कितनी है? 24 है, और शेष क्या है? कॉन्ट्रैक्ट पे लोग हैं। जहां पे सीबीएसई में 2000 की संख्या होती है, यूपीएससी में लगभग 2000 की संख्या होती है, आप 200 लोगों से कैसे एग्जाम कंडक्ट कराएंगे? लेकिन सुखदेव भगत जी, आपकी, मैंने मान लिया आप जो बात कह रहे हैं, आपकी पार्टी जिस मुद्दे पर अड़ी हुई है, जवाबदेही लोकतंत्र में पहली शर्त है। बिल्कुल सही बात है। झारखंड में आपकी सरकार है, मतलब आप सहयोगी पार्टी हैं। निश्चित, हाँ। और हम जब भी टीवी डिबेट्स में देखते हैं, बहस में देखते हैं, तो बीजेपी का ये कहना है कि जहां आप लोगों की सरकारें हैं वहां भी पेपर लीक हो रहा है, वहां आप जवाबदेही नहीं। अब मैं आ रहा हूं, मैं बता दूं, थोड़ा रेक्टिफाई कर रहा हूं आपको जी। झारखंड का जो मसला है, निश्चित रूप से वो भी हमारे युवाओं से जुड़ा हुआ है, वो भी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जुड़ा हुआ मसला, इससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं। अंतर क्या है? नीट में पेपर कंटिन्यूस लीक हुए हैं, यहां पेपर लीक नहीं हुआ है। दो बात, यहां पर एक माफिया कह लें, एक संगठित गिरोह कह लें, जो पीटी प्रीलिमिनरी टेस्ट के रिजल्ट आने के बाद जो चीजें आई, संज्ञान में आई कि ओएमआर सीट पे उन्होंने सारी चीजें परिवर्तित करके उससे खेल करने के बाद उसमें जो पात्र नहीं थे उनका भी नाम आ गया। कहने का मतलब ओएमआर सीट में गड़बड़ियां करने के बाद वो गैंग इसमें सफल हुआ है। हेमंत सोरेन जी को जानकारी हुई, सबसे पहले अध्यक्ष हमारे त्यागपत्र दिए, और आज सीआईडी उसमें जांच चल रही है। 19 लोगों को गिरफ्तार भी उन्होंने की है, और सूक्ष्म तरीके से वो कार्रवाई कर रही है। कुछ लोग, मैं जरूर कहना चाहूंगा, आज इसमें बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आज विधानसभा में तख्तियां लेके बीजेपी के लोग हैं। बाबूलाल मरांडी जी को मैंने देखा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। बाबूलाल मरांडी जी को एक बार बता दें, सरकार उनकी रही है, सबसे पहले राज्य के मुख्यमंत्री वही रहे, और उनके टाइम के सारे लोग जेल में, जितने मेंबर्स हैं ना, वो सब जेल में, कोई फरार थे, कोई जेल में थे। उसके बाद सेकंड जेपीएससी का एग्जाम जो हुआ वो भी कटघरे में है, और उसकी जांच कौन कर रहा है? सीबीआई कर रहा है। ये 2006 में एग्जाम हुआ, और आज कितना 2026 है। इन सालों में सीबीआई ने कोई अभी तक पता नहीं जांच कहां पे है, कहां पे रुकी है, किस गति से आ रही है, ये हम लोगों को पता नहीं है। लेकिन सीआईडी ने, जो हमारी सरकार हेमंत सोरेन जी ने सीआईडी गठन किया है, वो 19 लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया, कार्रवाई हो रही है। हम कार्रवाई करने में विश्वास करते हैं, हम बच्चों के साथ हैं, हम संवेदनशील हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि सेंटर में आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते हैं, आप कहते हैं प्रधानमंत्री माफी मांगे, आप कहते हैं गृह मंत्री माफी मांगे। इसलिए मैं आ रहा हूं, इसके पहले धर्मेंद्र प्रधान जी की, इनके रेजिम में लगातार ये घटना हो रही है, घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है। हमारे यहाँ पे घटना आई, हमने जांच की है। और एक बात और बता, जो भारतीय जनता पार्टी 16 साल में 5 एग्जाम कंडक्ट कराई, 16 साल में उनकी सरकार थी, 5 एग्जाम कंडक्ट कराए, और तो और 14 से लेकर 19 तक में उनकी सरकार थी, पूर्ण बहुमत की सरकार, एक भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया। वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। एज ए पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो झारखंड की सरकार में शामिल है, आप पीसीसी के प्रेसिडेंट रहे हैं, आप सीनियर लीडर हैं झारखंड के, क्या आपकी पूर्ण आस्था है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में? क्या उन्होंने जो अभी तक कार्रवाई की है उससे भरोसा जगता है कांग्रेस के भीतर? निश्चित रूप से उन्होंने एक बात कही है। देखिए, उन्होंने कही कि जांच की आंच अगर मेरे आवाज तक भी पहुंचे, मतलब सीएम आवाज तक भी पहुंचे, तो वो कार्रवाई होगी। कहने का मतलब उन्होंने पूरी पारदर्शी तरीके से वो कार्य कर रही है। देखिए, हम लोग भी चाहते हैं, कल हम लोगों ने 7 सूत्री मांग भी हमने हेमंत सोरेन जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है, जिसमें एक कैलेंडर समयबद्ध वो उसमें हो, टाइम टेबल ये हो
कि कैलेंडर अपना हो कि कब एग्जाम का क्या होगा, ट्रांसपेरेंट हुआ में हो, और पूरे आयोग के लोगों को बदली जाए, फिर एक दंड का प्रावधान होगा पेपर, वो सारी चीजें हम लोगों ने मांगी है। हम लोग भी चाहते हैं आमूल चूल परिवर्तन हो। दूसरी बात आपको मैं बताऊं, जो व्यक्ति आज आमरण अनशन पे बैठा है जी, मैं अपने को एक मानने में जरूर आज भी सौभाग्यशाली समझता हूं। ये देवेंद्र नाथ, मैं नाम बता रहा हूं, 3-4 नाम, देवेंद्र नाथ है, ज्योति है, शशि है, अनिल है, ऐसे बहुत सारे और भी नाम लोग हैं। ये सारे लोग सबसे पहले जब मैं विधायक था मेरे पास लोग आए, मैंने सबसे पहले विधानसभा में इस आवाज उठाई, सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी, और इनके साथ हम कैंडल लेकर मार्च भी किया जेपीसी कार्यालय में। लेकिन जब वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, आप एक बड़ी लाइन खींच सकते हैं कि आप कोई जिम्मेदार आदमी सरकार से जाता, उनसे मिलता, बात करता, जिसकी शिकायत जेएनजी प्रोटेस्ट में दिल्ली में हुई कि सरकार ने जब तक राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह खबर नहीं बन गई, पैलेट गन नहीं चल गया, तब तक सरकार ने बातचीत नहीं की। आप इस बात के लिए सरकार को घेर रहे हैं। आपने देखा, मैं बीच में काट रहा हूं, आपने देखा कोई हमने बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की क्या हमने लाठी चलाई, क्या हमने अरेस्ट किया? हेमंत सोरेन जी 5 लोगों को, 5 मंत्रियों को अपने प्रतिनिधि मंडल बना, उनसे बातें करने आज लोग गए भी, और उन्होंने आज भी मैं बता रहा, छात्रों ने सहमति व्यक्त की है, लिस्ट भी उन्होंने जारी किया है, उसमें हमारे वो ये एडवोकेट भी है, उसमें हमारे एक विशेषज्ञ भी हैं। तो ऐसे हमने कहा कि हम विश्वास में हैं। और कुछ लोग, मैंने कहा कुछ लोग सोचे कि बहती गंगा में हाथ धोना, कि नाखून कटा के शहीद होना, तो वो लोग अभी अपने डफली बजा रहे हैं, अपने तरीके से लोग बोल रहे हैं। लेकिन हमने कहा कि हमारी सरकार और हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में संवेदनशील है, और हम लोग भी चाहते हैं एकदम इस पे कार्रवाई हो। और हम तो ये भी चाहते हैं कि एटलीस्ट जिस लोगों ने भी पहले के पूर्ववर्ती ये में भी एग्जाम में भी, अगर वो इस अभी तो जांच की धारा वो चल ही रही है, अगर वो एक गलती किए हैं तो दैट पर्सन शुड बी पनिश्ड, ताकि लोगों को लगे कि ये हम लोगों ने दंड के वो वगैरह। फियर साइकोलॉजी बहुत बड़ी चीज होती है, उनको डर का माहौल होना चाहिए, प्रशासन का डर होना चाहिए। अगर आपके राज्य की बात करें, अभी जनगणना चल रही है देश में, पुरानी मांग है कि आदिवासियों के लिए अलग से कॉलम होना चाहिए, सरना धर्म कोड को सेंटर से अप्रूवल मिलना चाहिए, वगैरह वगैरह। आपको क्या लगता है कि सरना धर्म आदिवासियों की एक पहचान हो सकती है? क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि सरना धर्म सिर्फ उराम आदिवासी मांग रहे हैं। नहीं, लोग को एक चीज बता दे, मैं आ रहा हूं, अगर आप है बिहार में है, मैं आ रहा हूं, तो आप चले जाएं, अलग अलग कोई माई बोलेगा, कोई माँ बोलेगा, कोई अभी कोई मम्मी बोला, तो क्या माँ की महत्ता कम हो जाती है? ये किसने कर दिया? सरना मतलब वैसे लोग जो प्रकृति के पुजारी, जिनके शरण में प्रकृति का हम है, एक सिंबॉलिक हो गया है। लोगों को तो था भरने का कौन आप धर्म चाहते हैं। आपको मैं ये कहना है, आपको भाई आदिवासियों को लेकर कॉलम देंगे ना, उनकी गणना आप कहां पे करेंगे? पशुओं की गणना कर देते हैं आप, बाघ की कर लेते हैं, उनकी कर लेते हैं, आदिवासियों की गणना क्यों नहीं कर रहे? धार्मिक पहचान क्यों नहीं दे रहे? आपको नहीं लगता संवैधानिक प्रावधान को उनका हनन कर रहे हैं? उसके बाद उनको वनवासी भी आप कह रहे हो, तो ये बड़ा विडंबना से लगती है। और एक चीज और मैं बता रहा हूं, आजादी कितने साल हो गए? क्या आदिवासी इस देश के निवासी हैं या नहीं है? पूरे हॉलिडे कैलेंडर आप देख लो जी, एक भी उनके नेशनल हॉलिडे नहीं है। मतलब एक बात ये है, वो हो गई। दूसरी बात, जो फॉरेस्ट राइट है, जहां पे इनका जो जंगल के साथ इनका अन्योन्याश्रय संबंध रहा है, उनको पता ही नहीं कि जंगल के साथ कैसे बड़े होते हैं। आप अगर अंडमान निकोबार से लेकर जिस प्रकार पेड़ों की कटाई, जिस आरएफ की कटाई जिस प्रकार हो रही है, उनके जो नेचुरल राइट्स को खाया जा रहा है, तो पेशा कानून की हम बात करें, फॉरेस्ट राइट की बात करें, तो बहुत सारे इनके इशू, डिस्प्लेसमेंट बड़ा इशू रहा है। जो झारखंड के बाद CNTS-PT एक्ट वाले बहुत सारे उनके वायलेशन की बातें हो रही है। तो ये एक ऐसा तबका है, एक ऐसी कम्युनिटी है, इंट्रोवर्ट भी है, अगर आप रिलेटिवली देखें तो उस लेवल पे एजुकेशन नहीं है, और एक अलग अलग टुकड़ों में है, एक प्रेशर ग्रुप नहीं बन पाते हैं, कहीं बातें नहीं रख पाते हैं, तो ये हमेशा साइडलाइन कर दिए जाते हैं, और विकास के नाम पे इनका विनाश कर दिया जाता है अपने राइट से। अभी आप ऐसे बहुत सारे आप देख सकते हैं। तो मेरा कहना, आपने जितने भी मुद्दे उठाए हैं उन सब पे ही हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं और बातचीत करते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि जो जनगणना का मसला है, वो सिर्फ पहचान से जुड़ा हुआ है कि आदिवासियों की अलग से जनगणना होनी चाहिए, या उसके और भी मायने हैं? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं,
आदिवासियों को उसके धार्मिक पहचान की बात मैं कर रहा हूँ। जी। जैसे मेरी बात एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको, बीच में मैं आपको थोड़ा जी, प्लीज इंटरप्ट कर रहा हूँ। सिखों की जनसंख्या हमसे कम है। सिख धर्म की मतलब हम लोग काफी आदर करते हैं। और पारसी, ये क्या नाम है, जैन की भी हमसे कम जनसंख्या है, बौद्ध की भी हमसे कम जनसंख्या है। उनको सबको आपने धार्मिक पहचान दिया हुआ है, फिर आदिवासियों को क्यों नहीं? एज ए होल आदिवासी को एक धार्मिक पहचान तो आप देंगे, आपने नहीं दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मूल निवासी आप बोलते हो और हमें पहचान भी नहीं देते हो, और उसके लिए ना कोई फाइनेंशियल असिस्टेंट की जरूरत नहीं है, फाइनेंस कोई करने की आवश्यकता नहीं है, ना कोई नीति आयोग, ना किसी और आयोग से, ना आपका किसी आयोग से बात करने के। आप जैसे सेंसस करते हैं 1, 2, 3 अलग अलग कॉलम दिए हुए हैं कि भाई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, इसी प्रकार आदिवासियों को, आदिवासी धर्म आप करो ना उसको जी। आपको लगता है तो आदिवासी कम्युनिटी है, तो कम्युनिटी के नाम पे आपने उसका जो रिलीजन मान रहा, सबसे ज्यादा आपको लगता है जिसने लिखा है पिछले ये में, तो उसको क्यों नहीं दे रहे हैं? ये सरकार सोचे कि कौन सी चीज को हम इनको दें, कौन सा इनका आदिवासियों को क्या है, तो ये बातें आनी चाहिए। लेकिन अगर सरकार सीधा डिनाई कर जाती है, बाहर जाके आप बोलते हो यूनम जाकर देयर इज नो इंडिजिनस पीपल इन इंडिया, तो हमारे अस्तित्व को ही आप नकार रहे हो। तो ये सब मुद्दे हैं जिनके बारे में सरकार से हम बात करना चाहते हैं। जी, आपने पहचान का क्योंकि सवाल उठाया, और आपने कई उत्तर में अपने अमित शाह और वनवासी आदिवासी की बात उठाई। दिल्ली में बहुत समय नहीं हुआ, एक बहुत बड़ी रैली हुई थी लाल किले पे, और उसको ऐसे तो जनजातीय समागम सांस्कृतिक समागम कहा गया था, लेकिन जो लोग आए थे उसमें, और उनसे जब हमने पूछा कि ये क्या रैली है, तो उन्होंने सीधा सीधा कहा कि ये डी लिस्टिंग रैली है। चलिए, कई राज्यों में इंक्लूडिंग झारखंड ये मांग उठ रही है, और वो मांग आरएसएस के संगठन कर रहे हैं कि जो क्रिश्चियन हो गए हैं या जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है, उन आदिवासियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। मैं आ रहा हूं। कास्ट इज ए क्लोज सोसाइटी। मैं नहीं बोल रहा हूं, सोशियोलॉजिस्ट से लेकर एंथ्रोपोलॉजिस्ट सारे लोग, कास्ट नहीं बदलता है, ये जन्म से होता है, और आपका स्टेटस बदल सकता है, आप गरीब है, धनी हो सकते हैं, वो चीजें हो सकती है। और क्या ये डिलिस्टिंग की बात करें तो संविधान में कहीं ऐसा कहा है कि आप इस धर्म को मारोगे तो नहीं होगा? आपको मैं बताऊं, वो तो कह रहे हैं कि संविधान में जरूरी संशोधन करना चाहिए। मैं यही तो मैं कह रहा हूं। तो सब नॉर्थ ईस्ट में सारे, वहां नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियन है, आपका लक्षद्वीप में मुस्लिम है, वो भी आदिवासी हैं, आपका कश्मीर का बकरवाल है, वो भी आदिवासी हैं। तो आपको बताए ना सही, ये केवल पर्टिकुलरली झारखंड, देखिए क्या हुआ, एज ए होल इन्हें लगने लगा कि आदिवासी जो झारखंड में 5 के 5 सीट जो है ट्राइबल के, वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए जीत नहीं पाया, तो उन्हें लगने लगा कि अरे आदिवासी हमें वोट नहीं दे, वोट की राजनीति है। लेकिन ये मुद्दा छत्तीसगढ़ में काम किया और वो बस्तर में जीतने में कामयाब रहे। मैंने क्या कहा, तो ये सरकार, तो जो सरकार 80-20 की बात करेगी, जो सरकार कपड़े से पहचाने जाने की बात करेगी, तो इस समाज को ये विषाक्त कर रहे हैं। ये आपस में जिसने जो मिशनरी जील के साथ, जिसने इंस्टीट्यूशंस, अगर आप झारखंड की बात करें, कहीं भी बात करें, हॉस्पिटल्स की बात करें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, सेंट जेवियर्स हो, सेंट जॉन हो, सेंट थॉमस हो, सेंट पॉल हो, या फिर लॉरेटो हो, जितने लोग बड़ी बड़ी जो बातें, सरह के बच्चे वहीं पढ़ते थे, तो वो चाहे एक्सेलराई उठा ले, आप ऐसे सारी चीजों को देख। लेकिन एक पार्टी के तौर पे सुखदेव भगत जी, राहुल गांधी जितनी क्लैरिटी के साथ बोलते हैं या प्रोटेस्ट करते हैं, एक पार्टी के तौर पे स्टेट लेवल पे, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या झारखंड हो, क्या आपकी पार्टी और आपके लीडर इस पूरे कैंपेन को काउंटर कर पा रहे हैं? झारखंड में हो सकता है आपने किया हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ी। वहां हालत ये हो रही है कि जो दफना दिए गए लोग, उनको कब्रें खोद के निकाले जा रहे हैं लोग। देखिए, मैंने क्या कहा, जो नफरत अगर आप इतने फैला दोगे तो उसमें विवेक नहीं रहता है। मैंने कहा कि आप शराब अगर किसी को पिला दे, नशा हो जाए, तो फिर उसको सोचने समझने की शक्ति नॉर्मल से कम हो जाती है। तो ये धर्म का नशा और इस प्रकार के नशा ये लोग करके बहुत सारी चीजें, तो लोगों को बरगलाना बहुत आसान होता है। तो इस प्रकार की चीजें हो रही है। लेकिन हम आज भी हम जरूर कहना चाहेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कोई प्रावधान नहीं है। रही बात, हमने क्या कहा, नॉर्थ ईस्ट हो, गोवा हो, जितने जगह पे है, साउथ हो, जहां पे सरकार बताए, एक पर्टिकुलर जगह पे वो क्यों बात हो रही है, एक
दूसरी बात, हमने ये कहा कि हमारे ट्रेडिशंस, हमारे लोग, हमारे गोत्र, हमारे नाम, तो सारे सब कुछ एक हैं। और एक कालांतर में आप अभी ये वेशभूषा, चारों लोग यहाँ पे हैं, सबके वेशभूषा इंग्लिश वाले हैं। ये तो हमारी वेशभूषा नहीं रही। आप धोती तो नहीं पहनते हैं, आप तो शर्ट पहन रहे हैं, आप फुल पैंट पहन रहे हैं। हम अभी बात बात में जो चीज़ें हैं वो अडॉप्ट कर रहे हैं। तो चीज़ें परिवर्तित होती हैं, चीज़ों को हम लेकर चल रहे हैं, लेकिन हमारा जो जड़ है ना, वो जड़ है, वो ट्राइबलिज्म है। वो जड़ को कैसे आप काट लीजिएगा? चलिए, अब आपसे बात करते हैं आपके लोकसभा क्षेत्र के बारे में। जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो आपने कहा कि साहब ये मिनरल बेल्ट है, और इस मिनरल बेल्ट में जो रॉयल्टी आती है और जो डिस्ट्रिक्ट को जो उससे एक पैसा मिलता है, DMFT, उसका सही इस्तेमाल नहीं होता है। मैं भी लोहरदगा गुमला गया हूँ, मैंने देखा वहाँ पे कि गेस्ट हाउस बना दिया गया DMFT के पैसे से, और काम जिम भी बना दिए गए, जिम भी बना दिए गए। आपके आने के बाद क्या फर्क पड़ा? देखिए, एक चीज मैं बताऊं, मैं आपको कर दूं, हम लोग भी कल की जो मीटिंग थी हमारी, यस्टरडे मतलब जी, इसमें भी ये बातें आई थी। कल हमारी माइंस की मीटिंग थी। अच्छा। उसमें ये बातें भी आई हैं। इसके पहले मैं आपको थोड़ा कर दूं कि हम लोगों ने इस बातों को रखा, जहाँ स्टील कोल माइंस का हम स्टैंडिंग कमेटी में हैं। चीफ सेक्रेटरी झारखंड का, चीफ सेक्रेटरी उड़ीसा का हम लोगों ने बुलाया था, और विभाग के लोगों को जी। और हमने कहा कि इसके प्रोविजंस क्या क्या है जो बनाए गए हैं, किस हमारा प्रायोरिटी सेक्टर क्या है, किस हमारे विषय पे खर्च करना है, किस एरिया में खर्च करना है। लेकिन ऐसे मैंने इंसिडेंट भी बताया, चीफ सेक्रेटरी को हमने बुलाया था, सारे लोगों बातें आई हैं, कुछ हमने कंट्रोल भी किया है। मैं ये नहीं कर रहा मैं पूरा, क्योंकि उसके सारे निर्णय लेने की शक्ति, यहाँ जो नियम है वो उपायुक्त को दिया गया है जी, हम उसमें मेंबर नहीं है जी। तो इसलिए बहुत सारी जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए वो मॉनिटरिंग नहीं होगी। अच्छा, सांसद उसका सदस्य नहीं है? सांसद उसका अध्यक्ष नहीं है, उसका ये नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ, और वो लोग कब मीटिंग होती है वो पता नहीं। तो वो जो अटैचमेंट होती है ना क्षेत्र से, वो नहीं हो पाती है। मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक बात। और जब निगरानी समिति का अध्यक्ष हम हो सकते हैं तो उसका क्यों नहीं है? प्रतिनिधि वहां पे, कल भी प्रतिनिधि को वहां शामिल होना चाहिए। कल की बात मैं इसलिए कर रहा हूं, कल उन्होंने बड़ा रोजी पिक्चर दिया, हमने ये किया वो किया, हमने प्रोविजन हो रहा ना, प्रैक्टिकली अलग है। तो ये सब चीजें हम भी सरकार से चाहते हैं कि उसका अध्यक्ष DMFT फंड के वो वहां के सांसद हो, और सांसद मॉनिटरिंग करे उसका, और स्थानीय लोगों के साथ, प्रतिनिधियों के साथ। एक दूसरी बात, मैं थोड़ा डाइवर्ट हो रहा, मैं एक चीज के लिए मैं थोड़े खुश हूं कि मैंने वायदे किया था कि हम जब जीत के जाएंगे तो रेलवे कनेक्टिविटी, क्योंकि हमारे गुमला में नहीं है। मैंने पार्लियामेंट में भी सुना अभी आपको बोलते मैं लगातार मैं मिलता रहा, मैं रेल मंत्री जी से मिला, वो कनेक्टिविटी हो गई है। अभी मैं कल ही, मतलब बीता हुआ कल, मैंने पूरे अलग अलग पूरे वर्ल्ड का नेटवर्किंग, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े NH के क्या क्या बन सकते हैं, कहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, मैं वहाँ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर से लेके वहाँ सारे इंजीनियरिंग चीफ एग्जीक्यूटिव सारे लोगों से मिल के हमने एक पूरा डेटा लिया, खाका तैयार किया। माननीय मंत्री जी से हम मिलेंगे। लेकिन जो वहाँ के इश्यूज है ना, इश्यूज क्या है, जैसे माइनिंग सेक्टर में है, तो माइनिंग सेक्टर में उनसे मेरी बात, हम चाहते हैं कि एंसिलरी या वैल्यू ऐड करके कुछ स्मॉल कैसे थे वहाँ के लोगों को कैसे इन्वॉल्व हम कर सके। दूसरी बात, ड्रिंकिंग वाटर, तो इस तरह की जो छोटी छोटी बात करूँ, वो आज भी प्रॉब्लम है हिली एरिया में जब माइनिंग। मैं उस पे आने वाला था, क्योंकि मैं लेकिन आपके इलाके में कई ऐसे समुदाय भी हैं जिनको PVTG कहा जाता है, असुर हैं। मैं और ट्राइबल्स छोटे छोटे हैमलेट्स में रहते हैं, बड़ी बस्तियां नहीं होती हैं, पूरा, और उसमें बहुत अलग तरह की अप्रोच की शायद जरूरत होती है। मैं आपके नोटिस में इसलिए लाना चाहता हूं कि मैं एक गांव में गया, वहां पर दो टैंक लगे हुए हैं ऊपर से, और उससे हर घर जल आना चाहिए। जल नल योजना जो है। लेकिन मजे की बात यह है कि दोनों की मोटर खराब थी, और अब वो मोटर कौन रिपेयर कराएगा, उसको कौन मॉनिटरिंग करेगा, वगैरह वगैरह, इस तरह की दिक्कतें कई हेमलेट्स में हमने देखी। तो इनका कोई परमानेंट सॉल्यूशन क्या? आपने पंप तो लगवा दिया। मैंने क्या कहा जी, सवाल दो चीजों का है। जैसे मैं खुद उन एरिया को बता रहा हूँ जी, आज भी लोकल लेवल में गांव में थोड़ा नीचे में पानी का स्टोरेज है, लिफ्ट करके कहाँ हम ला सकते हैं, जहाँ 12 महीना पानी रहता है उनको हम कैसे ला सकते हैं। क्योंकि जहाँ वाटर टैंक हम बना दिए, पता चला वहाँ सोलर का प्लेट ठीक से नहीं लगा है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, पानी वहाँ आ नहीं रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि लोकल लोगों को इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, और उनका वे ऑफ लाइफ के अनुसार आप योजनाएं बनाएं।
हम क्या करते हैं, दिल्ली से योजनाएं बनाते हैं और उन योजनाओं को उनको मेन स्ट्रीम में लाने के नाम पे उन योजनाओं को लागू करते हैं जो फेल हो जाती है। मेरा ये कहना है, मैं बार बार कहता हूं कि स्थानीय लोगों से बात करने के बाद उनकी प्रायोरिटी क्या है, इनको बात करने दे। आज जैसे नरेगा में जो परिवर्तन हुआ यहाँ जीबी नाम इन्होंने किया, उसका प्रॉब्लम क्या, पहले वहां डिमांड आधारित सप्लाई था, अब सप्लाई आधारित कर दिए, उसमें काफी दिक्कतें होंगी क्योंकि वहां की क्या आवश्यकता है वो हमारे ग्रामीण बेहतर बता सकते हैं। दूसरी बात, जैसे अभी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इन्होंने जो चेंजेस लाया दो इसमें, जब से मोदी जी की सरकार आई है, कंजर्वेशन के नाम पे उनके नेचुरल राइट्स पे आक्रमण हो जा रहा है, उनको अब ऐसे ऐसे चीजें बना रही है। तो ये सरकार पूरी चीजों में समझ रहा हूं कि ऐसा नहीं लग रहा कि ये कारपोरेट लोगों की सरकार बन गई है। और ये हमारे जो नोमैडिक लोग हैं, जो पीजीटी या आपने कहा प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं या स्कैटर्ड वे में जहां जा रहते हैं, तो उनके लिए सरकार सोच नहीं रही है, ये केवल प्रॉफिट ओरिएंटेड टाइप के काम कर रही है। ये मुद्दा है। दूसरी बात मैं कहना आज भी चाहूंगा, पलायन हमारे लिए बड़ा एक फैक्टर। मैं वही, क्योंकि मुझे याद है कि एक चुनावी सभा से आप शायद निकल रहे थे और किसी पत्रकार ने आपसे पूछा था कि आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी, तो आपने कहा कि इस इलाके से पलायन बहुत ज़्यादा है, ब्लैक पर्ल यूज़ किया जाता है, दिल्ली में यूज़ करते हैं, जो बहुत ही अफसोसनाक बात है। क्या आपके सांसद बनने के बाद कोई फ़र्क पड़ा है? नहीं, देखिए मैं उसका डेटा तो रखा नहीं हूँ जी, लेकिन इतना मैं जरूर कर रहा हूँ, कल कुछ लोग वहाँ से अलग अलग ट्राइबल के लोग आए थे, अलग अलग ट्राइबल्स आए थे। मैंने उनसे कहा कि हमें एक डेटा यहाँ का भी चाहिए, क्योंकि दिल्ली में इतने सालों से लोग रह रहे हैं, ट्राइबल स्टेटस नहीं है, यहाँ के नौकरियां वो पा नहीं सकते हैं, स्कॉलरशिप नहीं मिलता, कुछ नहीं, उसके बारे। फिर मैंने कहा कि वहां से बताइए प्लेसमेंट एजेंसी कितनी है। मैं मना नहीं कर रहा हूं कि लोग यहाँ आने के लोग यहाँ काम करें, तो रोजगार की तलाश में लोग जाते हैं, लेकिन उनका प्रॉपर केयर हो, उनको जो मिनिमम वेजेज या जो भी चीजें हैं वो उनको मिले। अगर और जो पढ़ने वाली जो बच्चियां हैं उनको यहाँ बलात् ना लाया जाए कि उनको कंपेल करके आप ला रहे हैं, ऐसे इश्यूज हैं। लेकिन मैंने कहा कि अभी एसेस नहीं कर पाए, लेकिन हम इसमें प्रयास लगातार है, लोगों से, स्थानीय लोगों से हम हमेशा इंटरेक्ट करते हैं। और 9 तारीख को मैं जा रहा हूं क्योंकि इंडिजिनस पीपुल डे है, उस दिन है विश्व आदिवासी दिवस, उस दिन भी हम यहाँ ITO के पास एक हम लोग की मीटिंग है। तो हम उन चीजों को जरूर देख रहे हैं। साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि जहां मेरा जो क्षेत्र का विकास हो, हम टूरिज्म को थोड़ा प्रायोरिटी में रखना चाहते हैं। इसलिए टूरिज्म को, उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है, आम लोगों की भागीदारी होती है। अंजनी धाम, वहां पर हनुमान जी की जन्मस्थली है, नेत्रहाट में बूढ़ा घाघ है, सिरा सीता नाले है, आदिवासियों का वहाँ धार्मिक केंद्र है, टांगीनाथ है, ऐसे बहुत सारे हैं। प्रकृति का अपना सौंदर्य है, धार्मिक अपना सौंदर्य है, तो वहां उनको कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। दूसरा, मैं स्पोर्ट्स के हब के रूप में, कि गुमला अपने आप में काफी आपका सुब्रतो कप से लेके काफी अच्छा करता रहा है, उन सब चीजों को। उसके बाद एक चीज और मैं चाहता हूं, मैं इन सब पे ज्यादा फोकस करता हूं। मैं फिर चाहता हूं एक एजुकेशनल हब के रूप में जो इंस्टीट्यूट है उसको कैसे हम बेहतर कर पाए। तो ऐसे ये बेसिक, उससे क्या होगा, खुद स्किल्ड होंगे तो अपने आप में उस कहीं भी लेकिन सर चाहना एक बात है और वो चाहिए करना नहीं। मैंने क्या कहा, मैं एक चीज मैं बता रहा हूं कि मैंने जो पाया, देखिए अगर आप में शक्ति हो, बात करने की हो, मैं तो जरूर कहना चाहूंगा, मैं गया हूं, मैं गडकरी जी से मिला हूं, गडकरी जी ने मेरा काम किया, मैं मिला हूं, मैं नाम इसलिए बता रहा हूं, मैं शिवराज चौहान जी से मैं मिला, वहां के रोड के बारे जनमन उन्होंने काम किया। तो आप जेन्युइनली अगर जाएंगे लगातार, उनसे रेलवे वाला मैं लगातार मिला, विधान पार्लियामेंट में लगातार मैंने बातें की। एक इच्छा शक्ति होती है, आप कितना इच्छा शक्ति अपने दिखला रहे हैं। एक बात मैं, जब चर्चाएं चले तो मैं अपने पार्टी का बहुत आभार प्रकट करता हूं, विशेषकर राहुल गांधी जी का, क्योंकि जब मैं नया आया था, मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं। अब जाएंगे, जो बड़े बड़े लोगों को देखेंगे, उनका जो पहले का जो बैकग्राउंड देखेंगे, उनका परफॉर्मेंस देखेंगे, लेगेसी है, तो एक जो लेगेसी वो कैरी करते हैं, तो उस बीच आप अपने को बहुत बौना सा महसूस करेंगे। और मैं आया तो स्वाभाविक है, मैं भी उस ढंग से ये किया। लेकिन मैंने राहुल गांधी जी के मैंने इसलिए नाम लिया कि राहुल गांधी जी हर सेशन में हर ये बुलाते हैं, लोगों को बातें करते हैं, और उन्होंने अप्रिशिएट किया, सारे लोगों के बीच अप्रिशिएट किया कि तुम, मतलब ये सुखदेव भगत बहुत अच्छा किया, मतलब 4 नाम अगर है तो सुखदेव भगत उसमें नाम है। नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूं, मैंने भी नोटिस किया कि बहुत कम ऐसा देखा है हमने
कि जब नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज ट्राइबल लीडर्स को बोलने के लिए आगे करते हैं पार्लियामेंट नहीं, में, मैंने कहा कि मैं तो फिर इस बात को कहता हूं, जितना मैं डिजर्व नहीं करता था उससे ज्यादा पार्टी ने चलिए दिया। अब आप पार्टी देखिए, मैं याद करना इसका ये जरूरी है जी। मुझे, अगर फर्स्ट कांग्रेस में 3 लोग बोल रहे हैं, बड़े बड़े लोग, दिग्गज लोग, मैं नाम नहीं, दिग्गज लोग मैं बोल रहा हूं, हाँ। उसमें उस 3 में सुखदेव भगत का भी नाम था। नहीं, मैंने तो नोटिस किया, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सुखदेव भगत वो सांसद हैं जिनको आदिवासी हैं, वो झारखंड से आते हैं, लेकिन उनको मेन वक्ताओं में आपकी पार्टी शामिल करती है। आज तक हो, एनडीटीवी हो, लेकिन कोई भी ऐसे नहीं, लेकिन सुखदेव भगत जी ये एक्सेप्शन है, क्योंकि हमने ये देखा है कि जो बड़े राजनीतिक दल हैं उनके जो आदिवासी सांसद हैं वो किसी भी वजह से, वो भाषा की दिक्कत हो या वो इश्यूज की दिक्कत हो, लेकिन उनको बोलने का मौका कम देते हैं। बहरहाल आपने पार्टी का मसला उठाया, झारखंड कांग्रेस में क्या चल रहा है? क्योंकि मैंने ये सुना है कि वहाँ आपके कई गुट हैं और यही वजह है कि एक अध्यक्ष, कई कार्यकारी अध्यक्ष, एक नहीं, अभी तो कोई कार्यकारी अध्यक्ष नहीं है। अच्छा, अभी कोई लेकिन नहीं। बीच में बनाए गए थे, हाँ, बीच में बनाए, तो इसके पहले, हाँ। एक सुखदेव भगत का ग्रुप है, एक रामेश्वर उरांव का ग्रुप है, एक बंधु तिर्की का ग्रुप है, क्या हो क्या रहा है? नहीं, पहले मैं बता दूं, हमारे जो इंचार्ज हैं के राजू सर जी जी प्रशासनिक सेवा से रहे जी, मैं जानता हूँ, और बहुत सज्जन, बहुत ईमानदार, होता है। मैं मानता हूं कि बहुत बार राजनीति, जैसे आप अच्छे हैं लेकिन राजनीति के दांव पेच है जो उनमें नहीं है, वो सज्जन और सीधे आदमी है जी। कुछ कमियां हो सकती हैं लोगों में, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन उनकी नीयत में कहीं पे कोई, लेकिन सर मैं आ रहा हूं उन लोगों से डील करना मैं- है मैं- जो मैं- राजनीति के मैं आ रहा हूं, माहिर खिलाड़ी हैं। मैंने क्या, वो बहुत मेहनत करते हैं, लगातार इतना भ्रमण किए हैं, लेकिन कुछ लोग अपने स्वार्थवश, जी, कुछ लोग और कारणों से, जो जितना आउटपुट होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। जी। जिस अनुपात में राहुल जी मेहनत करते हैं उस अनुपात में झारखंड में बहुत सारे लीडर मेहनत नहीं अच्छा, कर रहे हैं। आपको किस श्रेणी में गिना जाए? खुश हैं, नाराज हैं? कुछ खुश हैं, कुछ नाराज हैं? आप अपने आप को किस तरफ नहीं, रखते हैं? मतलब किस पे का, किस संदर्भ में? कांग्रेस लीडरशिप से, पार्टी में जो मतलब झारखंड के, झारखंड पार्टी में? नहीं, झारखंड पार्टी के अगर बात करें लीडरशिप से तो मैं खुश नहीं हूं। मैं स्पष्ट कर दूं, मैं खुश नहीं हूं। इसलिए खुश नहीं हूं कि जो व्यापकता, जो सहृदयता चीजें दिखनी चाहिए वो नहीं हो रही है, और वो एक कमिटमेंट होता है ना जी, वो नहीं हो रहा, और लीडरशिप पे क्वालिटी होती है कि लेके चलना, वो चीजें नहीं है। तो मैं थोड़ा सा, मैं सही मायने में मैं थोड़ा दुखी हूं। और कल क्या आपने ये हाईकमान को कभी कन्वे किया है? नहीं, मैं अभी हाईकमान को तो नहीं, लेकिन मैंने इंचार्ज को मैंने कहा भी है, कल भी हमारी मीटिंग है, और बहुत सारे अवसर पे हम मिस कर जाते हैं, जहां पे हमें आना चाहिए हम मिस कर जाते हैं, और ये हमारे नेतृत्व की, मतलब स्टेट नेतृत्व की कमी है कि हमारे पास संख्या बल होने के बाद भी हमारा राज्यसभा का कैंडिडेट हार गया। ये हमारा नेतृत्व, हमारी नेतृत्व की कमी है। हम 28 दूनी 56 वोट थे, 56 हमारे पास थे, उनके पास नहीं थे, कैसे जीत गया? इस किसकी कमी है, और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? अकाउंटेबिलिटी। हाँ, अकाउंटेबिलिटी। मैंने कहा कि जिस अकाउंटेबिलिटी की बात राहुल जी करते हैं, तो ये हर चीज के लिए आप दिल्ली को नहीं कर सकते ना, वो वहां का स्थानीय स्तर पे इसको होना चाहिए। लेकिन कैसे पार्टी चलेगी? हाँ, सुखदेव भगत अगर नाराज हैं उधर, नहीं, नाराज नहीं, मतलब आपने खुश पूछा, नहीं है। हाँ, जैसे मैंने कहा, रामेश्वर उरांव भी खुश नहीं है। मैं नहीं, देखिए मैंने कहा कि मैं बहुत बेबाकी से बातों को रखता हूं जी, और ऑपरेशन इन द सेंस की जो बातें हैं सत्य बोलना चाहिए जी। राहुल जी ने कहा डरो मत, कि उन्होंने बातें की, मेरे लिए आज भी वो आदर्श है, उनकी हर बात को मैं मानता हूं, हर बात को उनके संघर्ष की ये चीज को समझता हूं। इसलिए मैंने इस बात को कहा कि आपने पूछा, मैंने कहा चीजें क्या होनी चाहिए। मैंने आज भी, आज जैसे एक छोटी सी बात है, 2 साल अभी हो गए हमारे चुनाव हुए, इन 2 सालों में अभी किस सीट पे जहां पे सेकेंड आप आए हैं, एमपी हो, एमएलए हो, क्या होनी चाहिए? किसी एक अलग से अध्यक्ष को बात होनी चाहिए, एमपी की बातें क्या होनी चाहिए, उसकी एमएलए की क्या बातें होनी चाहिए, सेकंड जो है कौन हो सकता है, किस किस सीट पे आप क्या लड़ेंगे। जैसे चुनाव हमारे लिए परीक्षा चुनाव होता है जी, तो उस लाइन पे कोई बात ही नहीं हो रही है। दिल्ली अगर कोई योजनाएं देती है उसको केवल इंप्लीमेंट करने में आप विश्वास रखते हो, ऐसे नहीं चलता। इसलिए मैंने कहा ना कि उस जगह पे हम कम
बहुत ये हो रहा है। आपकी बात से मुझे ऐसा लग रहा है कि के राजू साहब से भी आप बहुत खुश नहीं हैं। नहीं, मैंने कहा के राजू सर, मैंने कहा सबसे ज्यादा समय दे रहे हैं के राजू सर। समय देना एक बात है, मैंने देखिए सुखदेव जी, नियत अच्छी होना, समय देना एक बात है। हाँ, लेकिन राजनीति में जिन लोगों से डील करना है आपको, वो बहुत माहिर हैं, उनके ऊपर अपने दबाव हैं, अपनी आकांक्षाएं भी होंगी, अपेक्षाएं भी होंगी। देखिए मैंने क्या कहा ना, मैंने कहा कि चीजों को जैसे कोच बताया कि आप राइट में मारो, इसका राइट कमजोर है, मैंने फुटबॉल का भी मैच हो इसलिए मैं कर रहा हूं कि भाई आपको नेट करना तो राइट में मारो, कोच ने बताया। अब जो खिलाड़ी है वो ट्राई ही नहीं कर रहा है, वो राइट में मारना है, तो यहाँ कोच की गलती नहीं होती, वहां उस प्लेयर की गलती होती है। राजू सर ने लगातार इन बातों को कहा, ये वहां बात ही नहीं करते हैं, वहां के बहुत सारे इश्यूज हैं, उनके बारे में बातें दो टूक बातें नहीं होती है। तो क्या आपको लगता है कि जो मुद्दे चूज करने में कम्युनिकेशन गैप बहुत है, और मुद्दों को चूज करने में भी, जैसे पैसा के रूल्स फ्रेम कराने को लेके जो पूरी राजनीति चली झारखंड में, मुझे उसे करीब से देखने का मौका मिला। ऐसा लग रहा था कि ये कांग्रेस का मुद्दा है, जेएमएम का मुद्दा नहीं है। कांग्रेस वॉज इमोशनल अबाउट दिस इशू। और तो क्या आपको लगता है कि पैसा एक ऐसा मुद्दा था जिसपे कांग्रेस को फायदा हो सकता है राज्य की राजनीति में, जमीन पर? नहीं, जस्ट आपने कहा ना कि रिगार्डिंग पैसा, एटलीस्ट वी हैव कंडक्टेड more than 30 sittings with the activist, जी, with the politician, with the NGOs, ऐसे सारे लोगों से हम लोगों ने किया है। और उनसे हमने क्या, फिर हमने उनके निचोड़ के हमने चीज़ों को रखा। जिस लेवल पे स्टेट के लोगों को इसको प्रचार करना चाहिए कि वी डिड दिस, हम लोगों ने ये किया, ये नहीं कर पाया, क्योंकि जो पहला पैसा के जितने भी मेंबर्स थे भूरिया, वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे। तो जो चीज मैंने कहा पॉलिटिकल गेन जो होना चाहिए वो मिस किया है, तो इसके लिए हमारी गलती है। मैंने कहा ना, तो ये ऑर्गेनाइजेशन जहां जहां जाना चाहिए वो गलती हो गई। दूसरी बात, आप जैसे बहुत ऐसे इस तरह की चीजें हैं, और भी चीजें हैं जो मैंने महसूस किया। तो एक प्रॉपर, इसलिए मैंने कहा ना कि कम्युनिकेशन नहीं होगा तो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। यहाँ प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है तो कोऑर्डिनेशन कहां से होगा जी। एक तो ये बहुत सारी चीजें जो है ना अपने पार्टी के लाइन पे कर, बहरहाल वो हमारा इंटरनल मसला है, हम उसको देख लेंगे, समझा भी लेंगे। मसला हम ये चाह रहे हैं कि हमारा, आज भी मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जैसे 5 हमारा असेंबली सेगमेंट है जी, उस 5 असेंबली सेगमेंट्स में हमारे जो प्रायोरिटी वाले जो है, पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले लोग उस बेसिक चीज को समझे। उसके अलावा रोजगार के लिए हम मैं आपको थोड़ा बताऊं, मैं शरद पवार जी, मैं नाम ले रहा हूँ, शरद पवार जी का जो ये कोऑपरेटिव सिस्टम वाला जो था जी, वो थोड़ा मैं आकलन कर रहा था कि कैसे उन्होंने उन चीज़ों को किया है। और क्योंकि जो नेता कहीं पे अगर है तो उनकी चीज़ों को जो अच्छी चीज़ें करना चाहिए, जैसे मान लीजिए आपको गुजरात का आनंद वाले, अमूल वाले जो है, तो मैं सोचा कि कितने लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, कैसे हम लोग बेहतर कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि मेरा अभी ट्रांजिट फेज, 2 साल अभी ट्रांजिट फेज यहाँ के, और इतनी कमेटियों में है तो मैं उतना समय नहीं दे पा रहा जितना मुझे संसद में यहाँ जाके लोगों को मिलना और वो करना। तो इन सब चीज़ में हम होमवर्क कर रहे हैं और हम ये प्रयास करते हैं कि हमारी नीयत के साथ अच्छी है। पार्टी से जुड़ा एक और सवाल, रामेश्वर उरांव काफ़ी सीनियर नेता हैं, लेकिन जितना मैं समझ पाया वो भी नाराज़ हैं। आपकी कभी बात होती है उनसे? नहीं, रामेश्वर से बात होती है, हम क्योंकि हमारे लोहरदगा से विधायक हैं तो बहुत सारे कार्यक्रमों में बातचीत होती है। इनफैक्ट देखिए, मैंने कहा ना कि पार्टी इलाके से 2 बड़े नेता, मैं आ रहा हूं, मैं जो इसको बताना चाह रहा हूं, दोनों प्रशासनिक सेवा से रहे हैं इसलिए समझ सकते हैं। एक बात मैं कहना चाहूंगा, आपने देखा होगा रामेश्वर जी की बेटी जो है जी, वो IRS हैं, वो लगातार कांग्रेस की मुखालफत कर रही है लगातार जी। उनका जो उद्देश्य को, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। पार्टी को 2 चीज स्पष्ट रामेश्वर जी और डिसिप्लिनरी कमेटी के चेयरमैन भी हैं, बावजूद इसके अध्यक्ष को पूछना चाहिए कि वो कह सकते हैं मेरी बेटी मेरा नियंत्रण नहीं है, मैं मानता हूं इस बात को, खंडन तो कर सकते हैं आपको तो बात, अगर वो कोई बोल रही है कि RSS ऐसा है, तो राहुल गांधी जी लगातार RSS से लड़ रहे हैं, पार्टी हमारी RSS से लड़ रही है, आपकी बेटी RSS में जा रही है और आप चुप हैं, तो पार्टी को क्वेश्चन तो जरूर करना चाहिए। वो तो डिलिस्टिंग रैली में भी शामिल थी। मैं तो इसलिए मैंने कहा ना कि डिलिस्टिंग की बात कर रहे हैं,
जो हमारे वोटर्स है, जो हमारे अंग है शरीर के, जी, आप उनको डिलिस्टेड करने की बात करते हो और आप चुप साध लिए हो। तो मैंने इसलिए कहा ना, मैंने कहा कि इसी को कहा जाता है नेतृत्व। अच्छा, क्या आपको लगता है कि अगले चुनाव में निशा उरांव से आपका सामना होगा लोकसभा चुनाव? चर्चाएं यही है कि मोहन भागवत जी ने लोहरदगा में उनको फील्ड करने का प्लान कर रखा है। अभी हमें लोग हंसते हुए कहते हैं, सुखदेव जी आपका जो बीजेपी के जो कैंडिडेट है निशा उरांव साहब की लड़ाई होगी। मुझे लगता है कि वो बहुत मजबूत कैंडिडेट होंगी। आपको क्या लगता है? देखिए, मैं एक ईमानदारी से मैं तो चाहता हूं कि मेरे अगेंस्ट में वही लड़े, तो मुझे अच्छा लगेगा, जरा लड़ ले वो एक बार। और मैं अपनी जनता पे मैं उनका एहसानमंद हूँ, ऋणी हूँ। और इस बार भी लोगों ने सोचा नहीं था जी, और मैंने रिकॉर्ड तोड़ा, 1.5 लाख वोट से मैं जीता। क्या मजबूरी है? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैंने जैसे कहा आपको कि पैसा का जो डिबेट चला झारखंड में, उसको क्लोजली हमने कवर करने की कोशिश की और उसमें हमने देखा कि के राजू साहब भी बहुत इन्वॉल्व थे। स्टेट लेवल से ब्लॉक लेवल तक बहुत सारी मीटिंग्स आप लोगों की हुई और उस वक्त में भी निशा उरांव काफ़ी एक्टिव थी। क्या मजबूरी है कि रामेश्वर उरांव से ये सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि पूछे जाने चाहिए? देखिए, मैंने कहा ना कि वो उसकी दिशा हो गई है, मान लीजिए किसी की दिशा कि हमें नॉर्थ की ओर जाना है जी, तो उसकी सारी चीजें नॉर्थ की ओर केंद्रित हो जाती है। वो पेशा कानून कोई धार्मिक कानून नहीं है, एक प्रशासनिक कानून है। बिल्कुल। और जब प्रशासनिक कानून है तो उसमें धर्म का अंश शब्द डाल देते हो तो फिर परेशानी वही होती है, और जो कि रामेश्वर जी की बेटी इस चीज को कर रही है। और इसलिए मैंने कहा कि रामेश्वर जी की जिम्मेवारी बनती है कि वो डिसिप्लिनरी कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो पीसीसी रह चुके हैं, वो मिनिस्टर रह चुके हैं, केंद्र में मिनिस्टर रह चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने उनको इतना दिया तो उनका नैतिक कर्तव्य बनता है इन चीजों को देखे, मेरा ये कहना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बातें थीं जिन पर हम लोग और बातें कर सकते थे, लेकिन भविष्य में फिर मुलाकात हो सुखदेव जी से, फिर बातें हों, इसलिए कुछ गुंजाइश छोड़ देना अच्छा रहता है। जोहार। बहुत बहुत शुक्रिया सुखदेव जी, आपने हमारे लिए समय निकाला।